गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम का चैप्टर 6 कैसे बनती है कविता पढ़ेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है आपका कैसे बनती है कविता, ये सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। इसको एक अन्य श्रेणी में रखा गया है अभिव्यक्ति माध्यम में, नाटक को और कविता को। सृजनात्मक लेखन, इसका मीनिंग क्या है बेटा? सृजन। ये सृजनात्मक जो शब्द है बेटा, ये सृजन धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सृजन का अर्थ होता है कुछ नया करना, सृजनात्मक करना, कुछ नया, क्रिएटिव जो होता है, इंग्लिश में जिसको क्रिएटिव बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सृजन करना मतलब कविता जो है सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, अपने मन से बनाते हैं कविता, अपने शब्दों से, विचारों से। ठीक है, तो ये क्या एक सृजनात्मक लेखन है, जिसके अंतर्गत आज हम कैसे बनती है कविता पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, जो कविता है बेटा, इसमें हम 3-4 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, इसके बाद कविता में शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, कविता में बिंब और छंद का क्या योगदान होता है, इसके बाद कविता की संरचना कैसे की जाती है, और कविता के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। इन क्वेश्चंस को अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में आपसे, कि कविता के घटक कौन से हैं, कविता कैसे बनती है, बिंब और छंद की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसी संरचना कैसे, या फिर कविता पर एक नोट लिखिए। तो नोट में आप कंप्लीट लिखेंगे बेटा, क्या है कविता, ये भी कैसे बनती है, ये भी, उसमें सब चीज़ें डालेंगे। शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, बिंब और छंद का क्या योगदान है कविता में, कैसे सृजन होता है कविता का, और कौन कौन से मुख्य घटक हैं कविता के अंतर्गत। ये सब चीज़ें अगर कविता को पूछा जाए, अलग अलग पूछा जाए, तो उसमें आप अलग अलग लिखेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो देखते हैं कविता। बेटा जो कविता है, ये मानव जीवन की जो कविता है, वो मानव का जो जीवन होता है वो कविता से ही शुरू होता है बेटा। बचपन में आपने माँ से लोरियाँ सुनते हो, वो भी एक कविता है। फिर आप जैसे ही स्कूल में जाते हो, नर्सरी क्लास में बैठते हो, तो वहाँ भी आपसे क्या पोएम बुलवाई जाती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपकी कविता है। अर्थात जब मानव जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही जो कविता है वो शुरू हो जाती है उसके जीवन में। लेकिन कविता में क्या होता है, हमारे आसपास की चीज़ें बेटा। ठीक है, जैसे हमारे उद्यान में बाग बगीचे हो गए, बादल, बिजली, धूप। ठीक है, हमारी जानी पहचानी जैसे खेत खलियान, वन, नदी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, यही सब चीज़ें परिचित होती हैं हमसे। ठीक है, लेकिन जब हम इसको कविता में सुनते हैं, तो एक अलग सा जादू जो होता है, वो पाठकों के, श्रोताओं के मन को भाव विभोर कर देता है। भाव विभोर मतलब बिल्कुल आनंदित कर देता है। ठीक है, सब चीज़ें परिचित हैं हमसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, फिर भी जो कविता है वो इन चीज़ों में क्या कर देती है, जादू उत्पन्न कर देती है। हमारे जो वेद हैं बेटा, वो भी कविता में ही रचित हैं, और प्राचीन काल का जो भारतीय साहित्य था, वो भी कविता में ही रचित था। अच्छा, कविता एक लिखित रूप में प्राप्त है पहले से, आज से नहीं, पहले से ही प्राप्त है। लेकिन ये सब चीज़ें जो कविता में जिनका बोध कराया जाता है, ये सब चीज़ें जानी पहचानी है। लेकिन कोई हमसे पूछ ले, कोई प्रश्न करे कि कविता क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, जबकि कविता क्या करती है, हमें, हमारे हृदय को आनंदित करती है, हमें संवेदनशील बनाती है, और यहाँ तक कि हमें क्या करती है बेटा, जो हमारा ये जो कविता होती है वो क्या करती है, पाठक के, श्रोताओं के मन को छू जाती है। फिर भी हम कविता क्या है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, तो उसका जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो कविता होती है वो संवेदनशील और रागात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अर्थात कविता जो है अपने श्रोताओं में, पाठकों में संवेदनशीलता और रागात्मक जो अनुभूति है उसको अभिव्यक्त करती है। तो इस आगे पढ़ते हैं बेटा, कविता कैसे बनती है। जो कविता है बेटा, वो बनती कैसे है। ठीक है, तो बेटा देखिए, जो कविता है कि इस प्रश्न का उत्तर दे पाना बड़ा कठिन है। ठीक है, कवि बड़ा प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति होता है। कवि कहता है, जिस बात को कवि कहता है हम उसी तरह नहीं कह सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को जो कवि अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जैसे बोलता है, हम उसको वैसे नहीं कह सकते। लेकिन जब हम उसकी प्रणाली को, उसकी शिक्षा को समझ जाते हैं, तो चाहे हम अच्छा कवि तो ना बन पाएँ, लेकिन हम एक संवेदनशील व्यक्ति ज़रूर
बन जाते हैं, अर्थात हमारे अंदर संवेदनशीलता, सहृदयता का जो गुण है वो अपने आप ही आ जाता है बेटा। पहले कहते हैं कि जो कविता लिखने का जो प्रशिक्षण है वो कहीं नहीं दिया जाता है, कि ऐसा नहीं है कि कविता लिखने का कोई प्रशिक्षण है कि भाई कविता लिखने सिखाते हैं। कविता जो होता है वो आंतरिक हमारे भाव होते हैं, वो खुद ही उभर करके आते हैं। जैसे कविता क्या होता है बेटा, जैसे आपने किसी से कोई कविता सुनी, ठीक है, सुनने के बाद उसको एज इट इज़ थोड़ा बहुत मिला करके उसमें कुछ लिख दिया, तो वो आपका सृजनात्मक लेखन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने वो कहाँ से कॉपी किया है किसी से। लेकिन जब आप अपने विचारों को उसमें उकेलोगे तो वो क्या होगा, एक सृजनात्मक लेखन होगा और वो आपकी अपनी कविता होगी। ठीक है, तो जो कविता है बेटा, देखो इसमें देख लेते हैं। जो कविता है, जिस प्रकार चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे चित्र बनाते हो ना, पेंटिंग करते हो, और संगीत में किसकी ज़रूरत होती है, ऐसी स्वर की, ताल की, लय की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की, संगीत में स्वर, ताल, लय, ठीक है, इनको रचने के लिए बाह्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो हमारे आंतरिक उपकरण होते हैं उन्हीं की हमें कविता में आवश्यकता होती है, अर्थात हमें हमारी जो भाषागत विशेषताएं हैं, हमारी जो भाषा का जो उपकरण है हमारे पास, उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें किस में होती है, कविता में होती है। भाषा तो अब सबके पास होती है, लेकिन भाषा अन्य विषयों को पढ़ने का माध्यम होती है। कवि अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों का उसमें प्रयोग करता है, अपने माध्यम में लय उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, कवि एक सफल कविता का निर्माण कर देता है। तो जो कविता की रचना करने के लिए भाषा पर समुचित अधिकार होना बहुत आवश्यक है, यानी हमें पता होना चाहिए कि कैसे शब्दों का यहाँ प्रयोग करना है, कैसी लय ताल बिठानी है, ठीक है। तो ये सब जो है कि पहला क्या है गुण, इसमें क्या होना चाहिए कविता लिखने के लिए, कि हमारा भाषा पर समुचित अधिकार होना चाहिए, तभी हम आवश्यकता अनुसार भाषा का प्रयोग करके अपने भावों को अभिव्यक्त करके कविता की रचना कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका ये, जिसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ कविताएं दी हुई हैं, किसने कौन सी कविताएं लिखी हैं, ठीक है। इस बात है बेटा, शब्द चयन कैसे किया जाता है कविता में। अब देखो, बिना शब्दों की कविता बनती नहीं है, इसके लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के सहित भाव को ही कविता कहा है। जब हमारे शब्द और अर्थ का जो भाव है जब निहित हो जाता है पंक्तियों में, तो वो हमारी कविता बन जाती है, सार्थक कविता बन जाती है। ऐसे अंग्रेजी कवि हैं W.H. आर्डेन ने उचित ही कहा है, प्ले विद द वर्ड, शब्दों के साथ खेलना ही कविता है, ठीक है। यदि हम कविता लिखने के लिए आरंभ में शब्दों के साथ यदि हमें खेलना आ गया, तो हम क्या करेंगे, शब्दों से जब हमारा मेल जोल बढ़ जाएगा, हमारे भीतर छिपे अर्थों को हम जब खोज लेंगे, शब्दों के अर्थों को खोज लेंगे, उनसे जुड़ कर के हम क्या करेंगे, संसार की में कविता में प्रवेश कर जाएंगे। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो गीतों की रचना करते हैं, ठीक है, जिसके कारण कविता की रचना करने की प्रतिभा थोड़ी बहुत सब में होती है, अर्थात थोड़े बहुत, जैसे आप गांव में देखते हो लेडीज़ जो होती हैं वो गीत वगैरह गाती हैं, तो सुर ताल तो उसमें भी होता है, लय उसमें भी होती है, तो वो खुद निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत प्रतिभा होती है कविता लिखने की, वो सभी में होती है। केवल बच्चे द्वारा रचित गीतों की तराशने की आवश्यकता होती है, ठीक है। बच्चों के जो गीत हैं, रघुवीर शाह ने जैसे लिख रखे हैं, ये उमेश बहादुर ने लिख रखे हैं, ये सब उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा। इसके बाद आता है बेटा बिंब और छंद। कविता में क्या होता है बेटा, बिंब और छंद। जो बिंब और छंद होते हैं उनका क्या अर्थ है कविता में, क्या है। बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा प्रतिमूर्ति या छाया, ठीक है। बिंब क्या होता है, प्रतिमूर्ति या छाया जिसे कहते हैं। अच्छा, छंद का अर्थ क्या होता है, वर्ण और मात्रा। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हैं छंद क्या होते हैं, वर्णों की और मात्राओं की जिसमें गिनती की जाती है ना, वर्णों की मात्राओं की जो गणना के आधार पर होने वाली जो रचना होती है वो क्या होती है, हमारी पद्य, ठीक है। जो जिसमें हम क्या करते हैं, मात्राओं की वर्णाओं की गिनती करते हैं, वो हमारा पद्य बन जाता है, पद्य। और इसमें क्या होती है, अपने आंतरिक लय होती है, लय कह सकते हैं इसको। अच्छा बेटा देखिए, जब ये जो शब्द बिंब और जो छंद हैं, इनका जो प्रयोग है वो कविता में सार्थक होना चाहिए, जिससे कविता क्या कर जाए, पाठकों के, श्रोताओं के मन को छू जाए,
ठीक है, मनोरंजक बन जाए, अत्यधिक रोचक होती है, मनोरंजक होती है, मनोहारी जो कविता होती है, आकर्षक जो कविता होती है, वो किसके कारण बनती है? बिंब और छंद के कारण ही बनती है। ठीक है, तो बिंब विधान की दृष्टि से कविता को, संपूर्ण काव्य विधान को बिंब के विधान से ही समृद्ध कहा जा सकता है। बिना बिंबों के और बिना छंदों के कविता का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये जैसे कवि ने स्पर्श, स्वाद, आपने सेकंड चैप्टर ना पतंग, उसमें पढ़ा भी था। ठीक है, दृश्य, घ्राण, श्रव्य रूपी जो 5 उंगलियों द्वारा कविता को पकड़ने का प्रयास किया गया। ये 5 क्या है? बिंब। इनके द्वारा जो कविता है उसको पकड़ा जाता है। इनके आधार पर ही साहित्य में 5 बिंब, स्पर्श बिंब, ठीक है, गंध बिंब, ध्वनि बिंब, आस्वाद बिंब, दृश्य बिंब, ये जो है वो प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही क्या है, साहित्य में भी ये बिंब होते हैं और कविताओं में भी ये बिंब होते हैं, जिनका निर्माण करने से, जिनके प्रयोग करने से कविता का निर्माण होता है। ये कविता, छंद भी कविता के लिए अनिवार्य है। छंद को आंतरिक लय कहा जाता है। बिना लय के जो है कविता का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो मुक्त छंद है उसके अर्थ में लय आवश्यक है। उसके लिए क्या है? मुक्त छंद के लिए अर्थ की लय आवश्यक है। नहीं, मुक्त छंद में जो हमारा अर्थ होता है उसकी लय होती है, शब्दों की नहीं। ठीक है, मुक्त छंद की जो रचना होती है बेटा, वो भले ही विशेष छंद का प्रयोग न हो, परंतु उसमें संगीतात्मक और लयात्मकता जो होती है वो हमें मुक्त छंद से ही प्राप्त होती है। तो छंदों का जो प्रयोग है वो भी कविता में होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए बेटा, इस कविता की संरचना कैसे होती है। 5th टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? कविता की संरचना। जो कविता की संरचना है बेटा, उसके लिए सबसे पहले कविता संबंधी हमें बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए कविता की रचना करने के लिए? कवि के पास विभिन्न वस्तुओं को देखने की और पहचानने की एक नवीन दृष्टि होनी चाहिए। कि किसी वस्तु को, जैसे हम कोई सामान्य दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कवि क्या करते हैं, उसमें नवीन दृष्टि से उसको देखते हैं और उसमें वो चीज़ें खोज लेते हैं और कविता का निर्माण कर देते हैं। तो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की जो कला होती है, ठीक है, अपने विषय को प्रस्तुत करने की जो कला होती है, उसका जो ज्ञान होता है वो भी होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम प्रतिभा कहते हैं। जो प्रतिभा होती है ये प्रकृति की ही देन होती है व्यक्ति के अंदर। यह प्रत्येक व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति कविता लिखने में लिखने में सक्षम है तो कोई व्यक्ति कोई दूसरे कार्य करने में सक्षम है। तो प्रतिभा किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के पास होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसरण करते हुए प्रतिभा उत्पन्न नहीं की जा सकती कि ये नियम लगाओ, ऐसा अनुसरण करो तो आपके अंदर ये प्रतिभा विकसित हो जाएगी। तो प्रतिभा है वो स्वयं से ही, प्रकृति की देन है, ये स्वयं ही विकसित होती है। इसके बाद कहते हैं कि बेटा एक तो ये हो गया, नवीन दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, अपने कला का ज्ञान होना चाहिए, विषय को कैसे प्रस्तुत करना है। इसके बाद जो बेटा है, इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि कैसे शब्दों का निर्माण करना है, कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। जो शब्द है वो भावात्मक के साथ साथ लयात्मक भी होने चाहिए। शब्द ज्ञान से भाषा पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, अर्थात जो हमारी भाषा है उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। भाषा तो मुख्य रूप से ही अनिवार्य है कविता में। भले ही हम कविता की रचना न कर सके, परंतु कविता की रचना करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, कविता का जो रसावादन करते हैं उसकी सराहना भी कर सकते हैं यदि कोई कविता आपको अच्छी लगे। इसलिए बेटा कहते हैं कि जो विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति को जो बाहर निकालने का माध्यम है वो कविता और नाटक ही है। कविता की संरचना के लिए कवि को शब्दों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। जब तक उसे समुचित ज्ञान नहीं होगा तब तक वह कविता का निर्माण नहीं कर सकता। तो 3-4 चीज़ें हैं जो कविता की संरचना में बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। एक तो वस्तुओं को देखने को और पहचानने की नवीन दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा, शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए, भाषा पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होना बेटा, जो भाषा से शब्दों का प्रयोग करे वो भावात्मक और लयात्मक दोनों होने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब शब्दों का समुचित ज्ञान होना ही भाषा की संरचना कहलाता है। इसके बाद है कविता के मुख्य घटक। ठीक है बेटा, जो घटक होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं बेटा? जो कविता के मुख्य घटक हैं, कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान
ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि जो भाषा होती है, कविता भाषा में लिखी जाती है तो उसे उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है बेटा, भाषा शब्दों के समुचित संयोजन से भाषा बनती है। तो क्या है, भाषा में हमें शब्दों का सही विन्यास का, वाक्य निर्माण का, सहज सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, जो हमें कविता पढ़ें तो कुछ पाठक को नया सा लगे, ऐसा नहीं कि पढ़ा पढ़ा सा लगे। कविता में संकेतों का विशेष महत्व है। संकेत की ठीक है, संकेत मतलब कविता में पंक्तियों में लगने वाले जो चिन्ह हैं, ठीक है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है बेटा, जब कविता है वो छंद में रचित हो या मुक्त छंद में हो, मतलब छंद रहित हो, ये कवि को छंदों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। मुक्त छंद क्या है, हमारे आंतरिक लय होती है जो, ठीक है, और छंद क्या होता है, मात्राओं की और वर्णों की जो गणना होती है। तो इन दोनों पर ही जो है कवि की कमांड होनी चाहिए। कविता समसामयिक प्रवृत्तियों से संबंधित होनी चाहिए। समसामयिक मीन्स मतलब समाज में जो आज चल रहा है और जो पहले घटित हो चुका है, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी उसे होनी चाहिए। कविता लिखते समय कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने की जो है वो प्रवृत्ति कवि के अंदर होनी चाहिए, कि वो कम से कम शब्दों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह सके। तो जो कविता है बेटा, उसमें शब्द चयन, तुक, वाक्य संरचना, बिंब विधान, छंद विधान और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना ही कविता के मुख्य घटक है। इन सब चीज़ों से ही हम कविता का निर्माण कर सकते हैं। तो बेटा इसके आप ये चैप्टर मैंने कल आपको भेजा था, आपने रीड कर लिया होगा। आज मैंने ये आपको थोड़ा समझा दिया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, और ये जो कविता के जो मैंने बताए हैं कि कविता कैसे बनती है, कविता में शब्द रचना चयन का क्या महत्व है, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है, इसके बाद कविता की संरचना कैसे की जाती है, इसके बाद कविता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बेटा आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन कविता से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। मेनली इसके घटक पूछे जाते हैं, क्योंकि घटक में पूरा निचोड़ा जाता है कविता का, ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने घटक बोल दिया तो अब घटक ही पढ़ोगे आप, आपको कंप्लीट पढ़ना है बेटा ये, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो फ़ोन करके पूछ लेना। ओके बेटा।